इन बातें हुई थी। पेज नंबर कितने तक पढ़ लिया? 25 पेज पर पहुंचे थे और ऊपर से ये टॉपिक हुआ था पंथ निरपेक्ष। पढ़ लिया? पढ़ना है, ठीक है। 6th, 7th और 8th। 6th पॉइंट में क्या लिखा है? अब जब टीचर क्लास में आ जाए ना तो अपने आप थोड़ी कॉमन सेंस होती है कि हम बोलना बंद कर दें। अगला वर्ड क्या लिखा है? संसदात्मक शासन व्यवस्था। नेक्स्ट क्या लिखा है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ शासन। इसको शॉर्ट में समझा दूंगी। चलो बोर्ड पे देखो। अब तीनों वर्ड्स को बहुत ध्यान से सुनो और समझो। पहला वर्ड है पंथ निरपेक्ष, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं सेक्युलर। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री। सेक्युलरिज्म, जब आपके देश में दो बातें होती हों। पहला, आपके देश का कोई धर्म ना हो। जैसे भारत कोई राष्ट्र हिंदू राष्ट्र नहीं है। बेशक आज आपकी आबादी 80% के आसपास क्या है? हिंदू, और लगभग 14-15% क्या है यहाँ? मुस्लिम। बाकी सब अदर्स में आते हैं। सिख हैं, क्रिश्चियन हैं, बौद्ध है, जैन है, पारसी हैं। आप देखते हैं मेजॉरिटी में आपके यहाँ हिंदू हैं, बाकी सब कहलाते हैं माइनॉरिटी। माइनॉरिटी मतलब हिंदी में अगर कहें तो अल्पसंख्यक। ये अल्पसंख्यक में कितनी कम्युनिटी है इंडिया में? 6। ये सबको पता हो कितनी कम्युनिटी है? हिंदुओं को छोड़ दो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, पारसी। ये किसने बताया हमें? किसने एक्सप्लेन किया? ये क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है? ये सुप्रीम कोर्ट ने बताया। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा माइनॉरिटी कौन। तो ये तुम्हारे सुप्रीम कोर्ट ने एक्सप्लेन किया है कि इंडिया में किसको अल्पसंख्यक बोलेंगे। हिंदुओं के अलावा जितनी कम्युनिटी हैं, इनमें 6 के नाम सुप्रीम कोर्ट ने लिखे हैं। ये हैं मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध और पारसी। इनको आपके सुप्रीम कोर्ट ने अल्पसंख्यक की कैटेगरी में रखा। और जो अल्पसंख्यक है ना, इन्हें आप एक्स्ट्रा कुछ अधिकार देते हैं जो आगे जाके मौलिक अधिकारों में पढ़ेंगे। मेजॉरिटी क्या है आपके यहाँ? हिंदू। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र नहीं हैं। आपका देश हिंदू राष्ट्र नहीं है। आप कहलाते हैं कि आप कैसा देश हैं? पंथ निरपेक्ष। इसका मतलब आपके देश का अपना कोई पर्सनल धर्म नहीं है। आपके देश में सब धर्म बराबर। ये 2 साइन याद रखना। जब भी कभी धर्म निरपेक्षता को एक्सप्लेन करने की बात कहें तो आप कहोगे इंडिया का अपना कोई धर्म नहीं है, और दूसरा इंडिया में सब धर्म बराबर हैं। संसदात्मक शासन का मतलब है आपके यहाँ संसद नाम की संस्था है, जिसके 3 पार्ट्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। लोकसभा में 543 मेंबर्स इलेक्ट होके आते हैं, राज्यसभा में 245, और एक कोई भी मेल और फीमेल आपके यहाँ प्रेसिडेंट बनता है। इसको बनाने का भी एक प्रोसेस है, इलेक्शन का प्रोसेस है। इसका मतलब आपके यहाँ कोई राजतंत्र नहीं है, आपके यहाँ संसद का राज चलता है। और संसद एक किताब के अकॉर्डिंग चलती है, जिस किताब को आप कहते हैं भारत का संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ। देखो पूरी लाइन क्या लिखी है? एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। इसका मतलब क्या है? बोर्ड पर देखो सब लोग। संघात्मक, ये वर्ड बहुत काम का है। इसी को आप कहते हैं फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। आपके देश में 2 बहुत बड़े लेवल पर पावर का डिवीजन है। इसको समझ लेना, रट के समझ में नहीं आएगी ये बात। आपके देश में बंटवारा है। ये मान लीजिए पूरा देश, ये अलग अलग राज्यों से बना है। फिर इन राज्यों के अंदर आते हैं डिस्ट्रिक्ट, और डिस्ट्रिक्ट के अंदर आते हैं गाँव और शहर। तो आपके देश में 3 लेवल की सरकार है। इसे आप मान लीजिए केंद्र सरकार, जिसे आप कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट। इसी को आपने नाम दिया यूनियन गवर्नमेंट। इसे आपने नाम दिया स्टेट गवर्नमेंट, और इसे आपने नाम दिया लोकल, जिसके लिए आपको मैंने आर्टिकल और ये सब अनुसूचियां बताई थी कि अनुसूची 11वीं और 12वीं किसके ऊपर इशारा करती थी? पंचायती राज। याद है? 11वीं 73वां संविधान संशोधन। ये 3 तरह की सरकार है। अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाएं तो मेजर लेवल पे किस किस के बीच में पावर बटी हुई है? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। कोई भी चीज़ अगर लिखी जाए, जैसे मैं लिखती हूँ पुलिस, इसकी भर्ती कौन करेगा? हरियाणा पुलिस की भर्ती देश करेगा या हरियाणा करेगा? पंजाब पुलिस की, वो चाहे पेपर रखें, मेडिकल पहले ले, फिजिकल पहले कराएं, उनकी मर्जी है। पुलिस के नियम कौन बनाती है? लेकिन डिफेंस के नियम तो स्टेट नहीं बना सकती। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, इनकी भर्ती कौन करेगा? ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी। इसका मतलब बिना बताए भी आप आइडिया लगा पाते हैं कि ये देश करता है, राज्य करता है। जैसे आपके यहाँ करेंसी नोट बंद हुए, तो ये स्टेट ने बंद किया या सेंटर ने बंद किया? हरियाणा चाहता चलाता रहता, यूपी चाहता चलाता रहता। क्या ऐसा पॉसिबल था? नहीं, क्योंकि करेंसी पे आपके यहाँ पावर किसको दे रखी है? सेंटर को। पुलिस की पावर किसके हाथ में है? ये पावर्स डिवाइड हैं, और बहुत अच्छी बात है। इसी को कहते हैं फेडरलिज्म। यानी फेडरल गवर्नमेंट वो होती है जिसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, यानी शक्तियों का क्या मिलेगा? बंटवारा। इसी को कहते हैं संघात्मक शासन का प्रकार। लेकिन कभी कभी देश पे दिक्कत आ जाती है। जैसे 1962 में तुम्हारे देश पर चाइना ने अटैक कर दिया,
एक इस फ्रंट पर और एक इस फ्रंट पर। अब देखें तो अटैक तो सिर्फ कश्मीर और अरुणाचल के ऊपर हुआ था, और उस टाइम तो अरुणाचल था भी नेफा, इनके ऊपर अटैक हुआ था। क्या ज़रूरत थी हमें सारे इंडिया को दुखी करने की और हमारे ऊपर आपातकाल लगाने की? 1962 में बहुत भयानक लड़ाई थी ये, 1 महीना 1 दिन चली थी, इंडो साइनो वॉर, और इसी कारण से आपके देश में फर्स्ट टाइम क्या लगाया गया था? अगर इसको देखें तो सिर्फ 2 जगह तो अटैक था, दोनों निपट लेते। हमारे देश में क्यों आपातकाल लगा? क्योंकि इस तरह की मुसीबत राज्य पे आती है, देश पे आती है, देश पे। और जब ऐसी मुसीबत आए तो ये राज्य कह दें कि मेरी मर्जी, मैं जैसे करूं, तुम कौन हो, कौन देश, मैं अपनी मर्जी से अपना काम करूं, क्या ये कह सकता है ऐसा? इनकी शक्ति खत्म हो जाती है अगर देश पे क्या आ जाती है तो कोई परेशानी या कोई वॉर या आपातकाल। इसका मतलब कहने को तो तुम्हारे देश में शक्तियों का क्या कर रखा है, बंटवारा, लेकिन ये बंटवारा जरूरत आने पे सारा अपने हाथ में कौन ले लेती है? हाँ, यूनियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए जो ये शब्द था ना अभी पीछे ये वाला, ये एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। वैसे तो पावर का बंटवारा है, लेकिन मुसीबत आने पे आपकी सारी पावर किसके हाथ में चली जाएगी? सेंट्रल गवर्नमेंट। इसलिए कहा गया एकात्मकता की तरफ हमारा झुकाव है। मुसीबत में स्टेट चुप हो जाते हैं, बोलना नहीं है कि मेरी मर्जी। अगर देश ने डिसीजन ले लिया, चुपचाप तुम्हें वही करना है जो देश कहेगा। यानी तुम हो, ठीक है, संघ का पार्ट हो तुम, तुम्हारे हाथ में पावर है, लेकिन जब मुसीबत आएगी तो फिर एकात्मकता की तरफ झुकेगा और डिसीजन देश का चलेगा, तुम्हारा नहीं चलेगा। क्या ये तीनों पॉइंट समझ में आ गए? पहले इन तीनों को पढ़ो फिर आगे बढ़ेंगे। पेज 25 पर है छठा पॉइंट, पंथ निरपेक्ष धर्म निरपेक्ष राज्य। क्या ये स्टार्टिंग से था ये वर्ड? ये इंदिरा गांधी लाई थी। कौन से ईयर में? 1976 में। 3 वर्ड्स लाई थी वो, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, अखंडता। अंडरलाइन करना धर्मनिरपेक्ष। पहला पॉइंट पढ़ो, पंथ निरपेक्ष राज्य का अर्थ है भारत में किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म यानी देश का धर्म, अंडरलाइन कर लो, किसी धर्म विशेष को राज्य धर्म की स्थिति, फिर पढ़ो, या किसी अन्य रूप में प्रमुखता की स्थिति प्राप्त नहीं। कोई प्रमुख नहीं है, जैसा हिंदू है वैसा इस्लाम है इस देश में, कोई अंतर नहीं कर रखा देश ने। नेक्स्ट, राज्य की दृष्टि में सभी धर्म समान हैं। यहाँ राज्य से मतलब देश है, देश की दृष्टि में सब धर्म समान। धर्म के आधार पर उसके द्वारा अपने नागरिकों में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। भारत के सभी नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, अंडरलाइन कर लो और यहाँ लिखो अनुच्छेद 25 से 28, धार्मिक स्वतंत्रता के पास आर्टिकल 25 से 28, ये धार्मिक आज़ादी है। अब एक बार बोर्ड पे देखो, तुम्हारे देश में धर्म के नाम पे भेदभाव है कि नहीं है? है, संविधान में है भेदभाव, वैसे है। अच्छा, अब थोड़ी देर इस वैसे वाले को हटाते हैं। कानून भेदभाव करता है धर्म के नाम पे? अच्छा, जब हिंदू धर्म की बात करते हैं और दूसरा टक्कर का धर्म इस्लाम धर्म, इन दोनों के नियम सेम है या अलग है? फिर कानून के सामने कैसे बराबर माने जाएं? जैसे एक शादी एक मुद्दा है, हिंदू धर्म में कितनी शादी अलाउ है? अगर दूसरी शादी करनी हो तो 2, कौन बोला? कितनी शादी अलाउ है? 1। अगर दूसरी करनी हो किसी को तो पहले वाली वाइफ से, हस्बैंड से तलाक जरूरी है। अगर तलाक का केस चल रहा है तो दूसरी शादी कर सकते हैं। जब तक तलाक मिलेगा नहीं तब तक आप शादी के लिए एलिजिबल नहीं है कानून की नज़रों में। इसीलिए इंडिया में ना हिंदुओं में अगर लड़ाई झगड़े हो जाएं तो दोनों की शादी होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि लड़ाई झगड़े में उसके घर वाले कहते हैं हम भी देखते हैं कैसे तलाक लेंगे, तलाक देंगे ही नहीं, इसलिए लोग यहाँ फंस जाते हैं। मुस्लिम कल्चर में ये फ़ायदा है कि उनको धर्म के मुद्दे पर शादी करने की कंपैरेटिवली ज़्यादा आज़ादी है और वो 3 शादियाँ कर सकते हैं, कोई मना नहीं करता। तो यहाँ जाके आपका कानून बराबर है या अलग अलग? फिर ये क्यों कहते हैं कानून सबके लिए बराबर है? एक और पॉइंट, एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तलाक में दोनों के कानून सेम है या अलग अलग? ये तो शुक्र है बिद्दत वाला खत्म हो गया, वो 3 तलाक, फोन किया तलाक तलाक तलाक, हो गया तलाक। अजीब है, देखा जाए तो कितनी बेवकूफ़ी थी। लड़ाई झगड़े गुस्से तो सभी का आ सकता है, कोई भी कहते तलाक तलाक, हो गया खत्म। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सिर फोड़ लो, मर लो, पीट लो, रहना साथ ही पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तलाक मुश्किल है। ये तलाक के नियम भी किसके लिए अलग हैं? तीसरा, अगर आपको कोई बच्चा गोद लेना है तो हिंदुओं के नियम अलग हैं और मुसलमानों के नियम अलग हैं। ये 3 चीज़ें आपको और दूसरे धर्म को अलग कर देती हैं। अदरवाइज इनके अलावा हर किसी के लिए कानून कैसे हैं? बस 3 मुद्दों पे मुसलमान अलग हैं और ये भारत ने कहा कि भैया इनका धर्म कहता है और धर्म के रूप में हमने आज़ादी दे रखी है। कौन से आर्टिकल में? 25 से 28, अपना धर्म चलाओ। उनके धर्म ने कहा वो कई शादी कर सकते हैं, वो तलाक ले सकते हैं, वो बच्चे को गोद लेने के नियम अलग बनाते हैं। इसीलिए हम उनके बीच में नहीं आके और कह दिया कि बाकी सब चीज़ें बराबर। भाई तुम क्राइम करोगे, तुम हिंदू हो मुसलमान हो, मर्डर कर दिया तो वही सेम सज़ा है। ये नहीं कि मुसलमान है तो अलग सज़ा है, क्राइम में सब बराबर। पर 3 चीज़ों में तुम्हें छूट दे दी। किस किस में? हाँ, शादी ब्याह, तलाक और बच्चे गोद लेना। इनके अलावा आपके यहाँ समान कानून है सबके लिए। तो अनुच्छेद 25 से 28 कैसी आज़ादी देता है? धर्म की। इसीलिए कहते हैं कि आप धर्म निरपेक्ष हैं। आप एक तरफ खड़े हैं कि भाई हमारे देश का कोई धर्म नहीं, इस देश में जितने लोग रहते हैं जिसका जो मन करे अपने धर्म में जो ठीक माना जाए वो कर लो। ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। अगला पॉइंट पढ़ो अब। संसदात्मक शासन व्यवस्था
इंग्लैंड के समान भारत में भी संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। अंडरलाइन करना, राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रधान है, असली प्रधान कौन है? असली प्रधान है असली हेड है प्रधानमंत्री। आगे पढ़ो। वास्तविक शक्ति, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथों में है, जो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। जानते हो लोकसभा में एक की गलती, जो ये मंत्री परिषद है, पहले तो ये क्या होती है? मंत्री परिषद किसे कहते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। जिसकी सरकार बनती है ना, उसी की परिषद बनती है। इस मंत्री परिषद में टोटल जितने नंबर ऑफ एमपी हैं, कितने हैं? इसका 15% से ज्यादा नहीं होगा। ये 81 के आसपास निकलता है। यानी कोई भी सरकार कितने मंत्री बना सकती है? 81। ये मंत्री 3 तरह के होते हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री। इसके बाद आते हैं स्टेट मंत्री, जिसे आप कहते हैं राज्य मंत्री। और तीसरे मंत्री होते हैं डेप्यूटी मिनिस्टर्स, जिसे आप कहते हैं उप मंत्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट है और हर कंडीशन, कुछ भी हो देश में, इनको हर हाल में इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट का हेड बनाएंगे। जैसे वित्त मंत्री, विदेश मंत्री, कृषि मंत्री, पेट्रोलियम मंत्री, गृह मंत्री। ये सारे डिपार्टमेंट कैसे डिपार्टमेंट हैं? इंपॉर्टेंट। तो इनमें बड़े बड़े आदमियों को रखेंगे कि भाई जो मेन आदमी हैं उन्हें ये वाले डिपार्टमेंट पकड़ाओ। यही आपके देश के लिए क्या बनाते हैं? नीतियां। आप इनसे प्रभावित हो, आपकी पढ़ाई लिखाई, आपका कपड़ा महंगा होगा, पेट्रोल महंगा, सब इनकी मर्जी है। इनकी हेल्प कौन करते हैं? ये स्टेट में काम नहीं करते, काम ये देश में करते हैं। इनके नाम के आगे लिखते हैं स्टेट मिनिस्टर। ये 2 तरह के बना दिए। एक बना दिए हेल्पर, भैया आप हेल्प कर देना इनकी जब ये आपकी हेल्प मांगे। और दूसरों को कह दिया यार तुम थोड़े इंटेलिजेंट टाइप के हो, तुम इंडिपेंडेंट चार्ज संभाल लो, स्वतंत्र प्रभार। जैसे मान लीजिए भारत की जनगणना है, वो तो खैर गृह मंत्री करेगा। कोई भी स्टैटिस्टिकल कोई छोटा डिपार्टमेंट है, तो इंडिपेंडेंट एक मंत्री को कहेंगे यार तुम इतना बड़ा तो डिपार्टमेंट नहीं कि कैबिनेट बनाए, लेकिन तुम इंडिपेंडेंटली काम करो, हेल्पर मत बनो इसका डिपार्टमेंट। जैसे खेल मंत्रालय है, मान लो सरकार को लगे उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो किसी को राज्य मंत्री बना दे खेल के स्तर पे और कहे तुम स्वतंत्र हो, अपने नियम अपनी नीति खुद बनाओ। वैसे नीति बनाते हैं कैबिनेट, लेकिन छोटे लेवल पे नीति बना सकता है स्टेट का कौन सा मिनिस्टर? हेल्पर नीति नहीं बनाता, वो सिर्फ हेल्प करता है। इन दोनों के नीचे आते हैं डिप्यूटी मिनिस्टर, और ये किसी भी कंडीशन में डिपार्टमेंट नहीं संभाल सकते। ये छोटे लेवल के मंत्री हैं और इन्हें सिर्फ और सिर्फ हेल्प करनी है। जो अगर ये हेल्प मांगे इनकी हेल्प कर देना, ये मांगे इनकी। इनको 100% क्या मिलेगा? डिपार्टमेंट। इनको डिपार्टमेंट मिलने के चांसेस 50-50 हैं, मिल भी सकता है और नहीं भी। इन्हें कभी भी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा। अब जो पीएम के खास आदमी होते हैं ना, उन्हें पीएम क्या बना लेता है? जो खास हैं लेकिन उतने भी खास नहीं है उन्हें, और बस काम चलाने टाइप के लोग हैं, ठीक है काम कर रहे हैं, ये क्या बनते हैं? कई बार ऐसा होता है कैबिनेट पीएम के सिर पे चढ़ने की कोशिश करता है, पीएम के हाथ में सारी ताकत, पीएम उठा के कैबिनेट को डेप्यूटी बना देगा और कुछ नहीं कर सकता मिनिस्टर। डेप्यूटी खास खुश रखता है पीएम को, सारे काम बढ़िया करता है। पीएम को लगता है भाई अच्छा आदमी है, इसको उठा के कैबिनेट में पहुंचा दूं। स्टेट वाले को चाहे तो यहां पहुंचा दे, इसको यहां पहुंचा दे, या ऐसे किसी भी चीज में फेरबदल, यानी मंत्री परिषद में सीओएम में फेरबदल कौन कर सकता है? इन सबका मुखिया कौन है? इसलिए मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। सारी पावर किसके हाथ में है? क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे बड़े मंत्री कौन बनेंगे? कैबिनेट। अगर कहें इकलौता बड़ा तो आप कहोगे पीएम, फिर कहें सेकंड नंबर के तो कैबिनेट, जिनके पास क्या है, और इनके नीचे आते हैं स्टेट। स्टेट में भी कौन से बड़े माने गए? इंडिपेंडेंट, हेल्पर छोटे, सबसे छोटे डेप्यूटी। किस किस की हेल्प करते हैं? स्टेट की और कैबिनेट। कभी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, किन लोगों को? डिप्टी को। समझ में आ गया? ये है आपके देश का स्ट्रक्चर। कितने से ज्यादा मंत्री नहीं बनाने? किसका 15%? इन सबकी जिम्मेदारी है, जो पीएम ने बोल दिया आंख बंद करके उसको ठीक मान लेना, ये नियम है। आपके मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी, तुम्हें याद है उस टाइम बहुत लोग, कोई हार्ट अटैक से मर गया लाइन में खड़े खड़े, किसी की बेटी की शादी रुक गई, बहुत दिक्कतें आई थी। तो इन लोगों को, जो बीजेपी वाले थे ना, इनको टीवी में बुलाते चैनल वाले, और इनको बुला के इनके यहाँ डिबेट करवाते। ये कुछ नहीं बोल पाते, ये बोल ही ना पाए कि ये नीति सही है, हमारे मोदी जी ने ठीक किया। बस ये पागलों की तरह बोल रहे थे ठीक किया ठीक किया ठीक किया। इनसे कहते जी कैसे ठीक किया? हमें नहीं पता, ठीक किया ठीक किया ठीक किया। सच में ऐसा हुआ था। इनको कुछ भी लॉजिक नहीं पता। ये इसलिए ऐसा बोलते थे, चाहे इनके मन में हो कि गलत किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक की गलती तो सबकी गलती। अगर ये खुलेआम कहा है ना कि हाँ मोदी जी ने गलत किया, बहुत लोग मर गए, दुखी हुए, तो फिर ये सरकार खत्म। ये रूल है, यहाँ एक आदमी की गलती सबकी गलती मानी जाती है। ऐसे कहते हैं तुम सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हो। जब एक गलती कर रहा है तो दूसरे कहाँ सो रहे हैं? और तुम लोगों की मीटिंग में ये क्यों नहीं डिस्कस हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं? इसीलिए इनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं होती, इन सबकी जिम्मेदारी कैसी मानी जाती है?
इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेपर में आएगा, कहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्यसभा में या लोकसभा में? लोकसभा, क्योंकि लोगों ने भेजा है आपको, आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जवाब दो ये गलती क्यों की। और कोई भी अपनी पार्टी के विरुद्ध इसलिए कभी कुछ नहीं बोलता, पार्टी छोड़ देगा तब बोल सकता है, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले बोलेगा पार्टी तुरंत चलता कर देगी। ये नियम है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति दिखाया जाएगा? लोकसभा के प्रति। वही पॉइंट है। देखो अगला, तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में, जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो एक की गलती यहां सबकी गलती है, सिर्फ लोकसभा में। अगला पॉइंट छोड़ दो, सेकंड लाइन में पीछे आना। अच्छा ये बताओ, क्या कोई बाहर का आदमी मंत्री बन सकता है 81 में? देखो बोर्ड पर कितने मंत्री बनाने थे, कितने परसेंट मंत्री बनाने थे? 15%। अब मान लो कोई पीएम का खास आदमी है, बहुत खास, और वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वो पीएम से कहता है सर आप तो भाई मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए और मुझे मंत्री बना दो। तो क्या किसी बिना इलेक्शन में जीते हुए व्यक्ति को, बाहरी आदमी को पीएम मंत्री का पद दे सकता है या नहीं? दे सकता है, लेकिन नियम है उस आदमी को अगले आने वाले 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा। अब थोड़ा सा दिमाग दौड़ाओ, क्या लोकसभा के इलेक्शन अगले 6 महीने में फिर हो जाएंगे क्या? नहीं, 6 महीने के इलेक्शन लोकसभा में पॉसिबल नहीं है। क्या हुआ कोई मर जाए, वो चांस की बात है, कोई मर जाए और वहां से इलेक्शन में खड़े हो जाए, उसे कहा जाता है उपचुनाव, बाय पोल। लेकिन ये मरने की कंडीशन कोई है कि मरेगा ही मरेगा, ना मरे कोई, इसीलिए लोकसभा की एंट्री पॉसिबल नहीं होती। राज्यसभा की एंट्री मैंने आपको कई बार बताई, कैसी एंट्री है ये? बैकडोर है। इसमें ना आपसे पूछना किसी को, ना मुझसे, जिसको चाहेंगे अपना पहुंचा देंगे राज्यसभा। अगर किसी बाहरी आदमी को मंत्री पद मिल जाता है तो ये पीएम अपनी मर्जी से उस बाहरी आदमी को मंत्री तो बना देगा, लेकिन फिर कंडीशन के अकॉर्डिंग उसको कहीं ना कहीं बिठाना पड़ेगा, फिट करना पड़ेगा, या तो लोकसभा में या राज्यसभा। लोकसभा में अगर अगले 5 साल चुनाव नहीं हुए, कोई नहीं मरा, तो चुनाव हो ही नहीं सकते, तो उस कंडीशन में इसको कहाँ फिट कर दिया जाएगा? और आप जानते हैं राज्यसभा के मेंबर तो रिटायर हो जाते हैं। कितने मेंबर? 1/3। कितने साल बाद? 2 साल बाद। तो कोई ना कोई तो रिटायर होगा पूरे देश में से, और जो भी रिटायर होगा उसकी सीट पे बैठा देंगे इस आदमी को लाके। तो ये आपके देश में ना, ये मतलब एक लूप होल मान लीजिए, बिना इलेक्शन में खड़े हुए भी कोई भी आपका मंत्री बन सकता है। कितने महीने तक के लिए? 6 महीने के अंदर उसकी एंट्री कहाँ से करवानी पड़ती है? या तो लोकसभा या राज्यसभा। कहाँ से पॉसिबल कम होती है? लोकसभा। तो कहाँ से एंट्री आसान है? क्योंकि इन्हीं के आदमी बैठे हैं, राज्यसभा अपनी एंट्री करवा देंगे। अंडरलाइन करो अगला पॉइंट, सेकेंड लाइन। मंत्री परिषद के सदस्य संसद के ही सदस्य होते हैं, मतलब एमपी। वेरी इंपॉर्टेंट। यदि कोई व्यक्ति मंत्री पद ग्रहण करने के समय संसद सदस्य नहीं है तो उसके लिए 6 महीने की अवधि में संसद सदस्य निर्वाचित होना अनिवार्य है। और यह शर्त कहां से पूरी कर दी जाती है? राज्यसभा, क्योंकि वहां से कभी भी एंट्री हो सकती है। अगला पॉइंट पढ़ो, एकात्मकता की ओर झुका हुआ संघात्मक शासन। किस टाइम पर संघ एक बन जाता है? जब देश पे दिक्कत आती है तब। पढ़ो, भारतीय संविधान में संघात्मक शासन की व्यवस्था की गई है। उसमें संघात्मक शासन के सभी प्रमुख लक्षण मौजूद हैं। संविधान के पहले अनुच्छेद, अंडरलाइन कर लो, पहला आर्टिकल। टोटल आर्टिकल कितने हैं? सबसे पहले में पता है क्या लिखा है? इंडिया क्या है? इंडिया भारत राज्यों का संघ, यूनियन ऑफ स्टेट्स, यहां लिखा है ये, अंडरलाइन करना। संघात्मक शासन में संविधान के पहले अनुच्छेद के अनुसार इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा। यहाँ इंपॉर्टेंट लिख लो, आर्टिकल 1 में तुम्हें कहा गया तुम कोई कंट्री नहीं हो, भारत देश है, राष्ट्र है, या राज्यों का संघ है। इंडिया इज नॉट अ कंट्री, कहीं नहीं लिखा कि तुम देश हो, राज्यों का एक संघ है, आर्टिकल 1। अगले पेज पर आ जाओ, पहला पॉइंट देखो, संविधान द्वारा शासन शक्ति को, अंडरलाइन करो, केंद्र और इकाइयों में, यहां लिख लो राज्य, डिवीजन किया गया केंद्र और राज्य में। अगला पॉइंट टिक करना, सुप्रीम कोर्ट को संविधान का संरक्षक बनाते हुए संविधान की व्याख्या करने और केंद्र और राज्यों के बीच संवैधानिक विवादों का निर्णय का अधिकार दिया गया। क्या ये पॉइंट समझ में आया? तुम्हारी उस किताब को चेंज करने की पावर किसके हाथ में है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किताब को चेंज कौन कर सकता है? संसद। और किताब को एक्सप्लेन कौन कर सकता है? एक्सप्लेन करने की पावर सुप्रीम कोर्ट और चेंज करने की पावर संसद। क्या एक्सप्लेन संसद कर सकती है? आधे अंगूठा छाप, इनको कुछ आता ना जाता, कहां से एक्सप्लेन करेंगे? ये चेंज नहीं कर सकते। कौन लोग? इनको कहा गया आप चेंज नहीं, आप सिर्फ एक्सप्लेन करेंगे, चेंज नहीं करेंगे। अगला पॉइंट देखो, किंतु इसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनका झुकाव एकात्मक शासन की ओर है। अंडरलाइन करो, इकहरी नागरिकता। तुम सब स्टेट वाइज पहचाने जाते हो या नेशनैलिटी इंडियन है? हमारी नेशनैलिटी एक है, हम सब इंडियंस हैं। इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका। तुम्हारे देश में हाई कोर्ट हैं, हर स्टेट में एक हाई कोर्ट है लगभग। कितने हाई कोर्ट्स हैं टोटल? टोटल हाई कोर्ट्स 25। स्टेट कितने हैं टोटल? 28। कितने यूटी हैं? 8। ये मिलाकर कितने हो गए? 36। इसका मतलब कई सारे इकट्ठे होंगे,
कई सालों का कंबाइन मिलेगा भाई। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, 3 के कितने हाई कोर्ट हैं? 1। 7 बहनों के 4 हाई कोर्ट हैं, साझे का है। तो बहुत सारे लोग साझे में हैं। हर स्टेट या आसपास का एरिया अपने सारे बड़े मामलों को हाई कोर्ट तक ले जाता है। मान लीजिए हाई कोर्ट से कोई सेटिस्फाइड नहीं है तो कहाँ जाएगा? इससे भी कोई खुश ना हो तो कहाँ जाए फिर? अपने आप घर बैठ जाओ शांति से, कहीं नहीं जाना। इसमें भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तुम्हारे लिए कोई कोर्ट है ही नहीं। ये अंतिम न्यायालय है, अंतिम अपीलीय। आप इसके खिलाफ कहीं नहीं जा सकते। अंतिम अपीलीय कोर्ट, इसके खिलाफ कहीं कोई सुनवाई नहीं है। हाई कोर्ट बहुत बड़ा कोर्ट होता है, लेकिन उसके खिलाफ सुनवाई कहाँ है? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट कहाँ बैठक करता है अपनी? नई दिल्ली में ना, इसकी बिल्डिंग है पूरी। इससे ये दिखता है कि ये तो राज्यों के हेड दिखते हैं कोर्ट में, लेकिन इन सब का झुकाव भी इसकी तरफ है। और जब बड़े मामले आते हैं ना तो हाई कोर्ट देखता है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था ऐसे मामले में। इसको सब लोग रोल मॉडल मानते हैं और यहाँ सबसे ज्यादा जो एक्सपीरियंस जजेस हैं वो पहुंचते हैं। 1+ कितने जजेस होते हैं यहाँ? 1+33। ये अभी 1-1.5 साल पहले किया, पहले ये 30 थे, यानी 34 जज बैठते हैं। कहां पर? जिनमें से एक अलग इसलिए है क्योंकि ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो सबसे एक्सपीरियंस, सबसे ज्यादा एज्ड माना जाता है। चलो पढ़ो अब आगे। तो इकहरी न्यायपालिका, तुम्हारे न्यायपालिका में सर्वोच्च कौन है? सबसे ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। इसके खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते, तो ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है अखिल भारतीय सेवाएं। ये जानते हो कौन सी होती हैं? अभी कल परसों ही रिजल्ट आया है ना आपका यूपीएससी का। हाँ, कौन सी सेवाएं हैं ये? ऑल इंडिया लेवल की सर्विसेज, इन्हें कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं। 3 सर्विसेज सबसे ऊपर होती हैं, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। ये कौन सा एफ है? फॉरेन नहीं है, ये फॉरेस्ट है। ये दोनों अंग्रेजों ने बनाई थी उस टाइम पर, नाम उस टाइम इंडियन सिविल सर्विसेज था। अब ये आईएएस, आईपीएस अलग अलग फॉर्म में बना दिया। ये फॉरेस्ट सबसे लेट बनी 1966 में, यानी आज़ादी के बाद आपकी एक ऑल इंडिया लेवल की सर्विस बनाई है जो 1966 में। ये दोनों आज़ादी से पुरानी। आईएएस आप सब जानते हैं एडमिनिस्ट्रेशन का काम करते हैं, पुलिस वाले पुलिस का काम करते हैं, और इनका काम है स्टेट के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को संभालना, उनके मुखिया हैं ये। आईएएस आपकी सरकार की बहुत मदद करते हैं, और अगर कहें पॉलिसी मेकिंग में मेन रोल तो कौन निभाते हैं? आईएएस। क्योंकि हमने पढ़ा था कि ये किस तरह के होते हैं, टेम्परेरी या परमानेंट? हाँ, ये परमानेंट बैठे रहते हैं। कौन बदलते हैं? एमपी एमएलए आएंगे चले जाएंगे, ये अपनी नौकरी पे बैठे हैं। अगर वो लड़की जो इस बार की टॉपर है 25 साल की है, 25 ईयर्स, 60 साल की रिटायरमेंट होती है। कितने साल की नौकरी बाकी है इसकी? अभी 35 साल। इन 35 सालों में ये जहां भी जिस भी स्टेट में जो इसको कैडर मिलेगा वहां ये जाके काम करेगी। 35 सालों में हो सकता है हर बार नया नया एमपी एमएलए बने, 7 लोग बने, लेकिन ये अकेली वहां बैठी रहेगी। कितने साल तक? 35 साल। ये आपकी जो सरकार है ना, ये इन लोगों के दिमाग का इस्तेमाल करती है हर काम में, क्योंकि इस सरकार में तो आधे अनपढ़ हैं, इनको 10वीं पास नहीं, आधे आधे 8वीं फेल है, बहुत बुरा हाल है। इन लोगों से पॉलिसी मेकिंग में कैसे हेल्प लेते हैं? इनको अपने पास क्या रख लेते हैं? ये सेक्रेटरी। इनको ये बोलते हैं ये हमारे सचिव है। हर डिपार्टमेंट का सचिव होता है, विदेश सचिव, वित्त सचिव, पर्यावरण सचिव, मुख्य सचिव, हर डिपार्टमेंट के सचिव हैं। और सचिव का मतलब वो आदमी है जो किस रूप में हो देश में? आईएएस। तो आप लगाओ देश के सबसे इंटेलिजेंट लोग, जो क्रीम है दिमाग की, वो लोग इनके सेक्रेटरी बन के काम करते हैं। और इंडिया में सबसे बड़ी पोस्ट अगर कोई है तो वो है चीफ सेक्रेटरी, मिनिस्टर नहीं, चीफ सेक्रेटरी। मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर रही हूं। सबसे बड़ी सरकारी नौकरी चीफ सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी भारत सरकार का मुख्य सचिव। इससे बड़ी कोई नौकरी नहीं है तुम्हारे देश में। आईएएस बहुत छोटी चीज है, बहुत ही छोटी। आईएएस आगे जाके सेक्रेटरी बनते हैं, और अगर बहुत खुशकिस्मत हो तो वो कहां तक पहुंच पाते हैं? चीफ सेक्रेटरी वो होता है जिसकी दिन में 2-4 बार पीएम के साथ बैठक हो जाती है, क्योंकि ये सबसे बड़ा सेक्रेटरी है। हर डिपार्टमेंट पर इसकी नजर है। जैसे पीएम और गृह मंत्री होते हैं ना, ऐसे ये मान लो, लेकिन ये सरकारी नौकरी करता है, ये अपनी नौकरी करेगा। पीएम तो आएगा जाएगा, लेकिन चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट जॉब पर है, अपनी नौकरी कर रहा है, तो सेक्रेटरी बनना बहुत बड़ी बात होती है। और चीफ सेक्रेटरी तो देश में सबसे बड़ी पोस्ट मान लो, उसी के बारे में बता रहे हैं ये। देखो नेक्स्ट क्या कहते हैं। तो ये इकहरी नागरिकता, इकहरी न्यायपालिका, अखिल भारतीय सेवाएं कितने स्तर पर हैं? ये मेन 3, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस। कौन सी आजादी के बाद बनी? आईएफएस। कब बनी? 66। आईएएस आईपीएस अंग्रेजों के टाइम से हैं। यहाँ लिख लो आईएफएस, एफ मतलब फॉरेस्ट। फॉरेन भी होती है लेकिन वो ए ग्रेड में मानी जाती है, वो ऑल इंडिया नहीं होती। ऑल इंडिया सिर्फ 3 नौकरी हैं। और जानते हो ऑल इंडिया की इन 3 सर्विसेज की सबसे बड़ी पावर क्या है? इनको हटाने की पावर सिर्फ किसके पास है? किसी सीएम की भी इतनी औकात नहीं है कि इनको हटा दे। जो ये आईएएस काम करते हैं ना, कई बार इनकी तू में हो जाती है पॉलिटिकल बड़े बड़े लोगों से। वैसे कोशिश करते हैं ना करें, ऐसी कंडीशन ना हो, लेकिन अगर कोई आईएएस अड़ जाता है किसी सीएम के सामने, तो सीएम की इतनी औकात नहीं है कि वो उसको हटा दे। सीएम हद से हद क्या करेगा? अपनी स्टेट में इसका ट्रांसफर करवा देगा, उसी स्टेट के अंदर। स्टेट बदल नहीं सकता सीएम, ये सीएम के हाथ में नहीं है।
तुम्हें भी याद है 1-2 हफ्ते पहले दिल्ली में एक हस्बैंड वाइफ आईएएस कुत्ता घुमाने के उसमें पकड़े गए, पता चला तुम्हें? दिल्ली के कौन सा स्टेडियम था, कोई स्टेडियम था फेमस सा, त्यागराज था शायद, दिल्ली के स्टेडियम में। आजकल देखो लोग कितने एडवांस्ड हो गए, आरटीआई का ज़माना है, वीडियोस बना लेते हैं हर चीज़। तो दिल्ली का स्टेडियम जिसमें एथलेटिक्स की और इनकी प्रैक्टिस होती थी गेम्स की, ये रोज़ 7 बजे खाली करवा लेते थे। जो यहाँ स्टेडियम के मुखिया थे कहते नहीं निकलो यहाँ से, कारण 7 बजे 7:15 पे आईएएस हस्बैंड और वाइफ दोनों आईएएस और दोनों दिल्ली में पोस्टेड। जैसे बहुत बड़ी बात है दिल्ली में आईएएस लगना कि दिल्ली मिल जाए। अच्छा, कल ट्रिग्नोमेट्री की मैथ्स की क्लास रहेगी आपकी, तो कल छुट्टी मत करना। ट्रिग्नोमेट्री समझ नहीं आया तो फिर बड़ी दिक्कत होगी। कल बेसिक क्लास रहेगी, फिर उससे आगे की क्लासों पर असर पड़ेगा। चलो देखो क्या हुआ दिल्ली में, हस्बैंड वाइफ दोनों कहाँ पोस्टेड थे, दिल्ली। दिल्ली मिलना मजाक नहीं है, जैसे आईएएस में और दिल्ली मिलना, तो आप सोचो कि बहुत बढ़िया आपने काम किया। ये दोनों अपना 7:15 बजे कुत्ते को लाते, अपने बच्चों से लगाओ कम है आजकल लोगों को कुत्तों से ज़्यादा। इन कुत्तों को यहाँ ट्रैक पे अपना आराम से भगाते, कुत्ते अपना मौज से चल रहे हैं। तो वो सीसीटीवी और इन सब में आ गया। कुछ लोगों ने इनकी शिकायत कर दी वीडियो वगैरह बना के कि देखो हमें तो 7 बजे निकालते हैं, यहाँ कुत्ता घुमाते हैं। अब ये स्टेडियम जनता के टैक्स के पैसे से मेंटेन होता है, इस पे हक किसका है? प्लेयर्स का, उनके लिए बनाया। कुत्ते को घुमाने के लिए इस ट्रैक को खाली करवा रहे थे। अब ये बात न्यूज में आ गई और इनके ऊपर कार्यवाही हुई। अब हस्बैंड तो चला गया है लद्दाख और पत्नी चली गई है अरुणाचल प्रदेश। अब घुमा लो कुत्ता। अब वो कुत्ता लद्दाख जाएगा या अरुणाचल जाएगा, सोचो। अब उस कुत्ते के चक्कर में हस्बैंड वाइफ की इतनी दूर बदली कर दी कि अब ये पूरे जन्म में भी आवाजाही में 10 बार सोचेंगे कि यार इतनी दूर कौन जाए। 2 छुट्टी में तो आना जाना ही पॉसिबल नहीं होगा, तो कैसी अपनी सिरदर्दी मोल ली कुत्ते के कारण। तो ऐसा भी क्या जानवर से लगाओ। अब ये अरुणाचल प्रदेश देश के किस कोने में है देखो, और लद्दाख कहाँ है, और दोनों कितनी हार्ड पोस्टिंग है। अब जब सर्दी गर्मी में आएगी ना अकल, तब सोचेंगे कि काश ये गलती ना की होती। इनसे देख के बहुत लोग सुधर जाएंगे। अब जो इनके ट्रांसफर हो गए ना, ये मानो ये ट्रांसफर कोई आम आदमी नहीं कर सकता। मैंने आपको क्या कहा, सीएम की भी औकात नहीं। ये तब जाता है जब ये मुद्दा पीएम किस तक पहुंचा दे। बस इसको पावर है ये कैडर बदलने की। दोनों के कैडर कितनी दूर पटक दिए, 2-3 हज़ार किलोमीटर का अंतर है दोनों जगहों पर। तो बुढ़ापे में देखो इनको क्या सूझी थी कुत्ते के चक्कर में, और क्या से क्या हो गए बेचारे। इसलिए अपने नौकरी का सही इस्तेमाल करना चाहिए, गलत पावर का इस्तेमाल नहीं। अब ये कई दिन से न्यूज़ में था, वायरल थी ये न्यूज़ कई दिन से। चलो पढ़ेंगे आगे। अखिल भारतीय सेवाएं। अगला है राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार। तुम जानते हो राष्ट्रपति को 3 पावर दी गई हैं। संकट काल, जल्दी से बोर्ड पे देखो और समझो। आपका राष्ट्रपति बहुत पावरफुल है, अगर देश पे क्या आ जाए। अब ये संकट काल का मेन कारण क्या होगा? पहला, आपके ऊपर बाहर से कोई क्या कर दे। दूसरा, आपको ज्यादा ही कुछ वो सूझे और आप किसी के ऊपर क्या कर दें, आप किसी के साथ क्या करने लग जाएं, युद्ध। इसमें आप नहीं थे, कोई आपके ऊपर अटैक करने आया, इसमें आप भी थे। आप ही ने हो सकता है किसी को बढ़ावा दिया हो कि अटैक करे। तीसरा कारण है आपके देश में कहीं पे इकट्ठे बहुत सारे लोग सशस्त्र विद्रोह की शुरुआत कर दें। किसान आंदोलन सबके सामने की बात है। किसान आंदोलन 1 साल प्लस चल गया, सरकार ने क्यों नहीं उठाए वो? क्योंकि उनके पास क्या नहीं थे? शस्त्र। अगर कहीं पे 500 लोग या 100 लोग भी शस्त्र लेकर इकट्ठे हो जाए ना, 20-30 भी, तो सरकार तुरंत एक्शन ले सकती है अगर उनके पास शस्त्र हैं। लेकिन अगर लोग बिना शस्त्र के 1000 इकट्ठे हैं तो सरकार कुछ नहीं कर सकती। हमारा मौलिक अधिकार है, हम मौलिक अधिकार रखते हैं कि हम अपनी चीज़ों के लिए डिमांड रख सकते हैं अपने अधिकारियों के सामने। हम प्रदर्शन कर सकते हैं, हम यात्राएं निकाल सकते हैं, हम नारे लगा सकते हैं। ये हमारा मौलिक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा है ये। लेकिन अगर हम कहीं पर क्या इकट्ठे होते हैं लेके, फिर सरकार क्विक एक्शन लेके एकदम से खत्म कर सकती है, कितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन। इन 3 कंडीशन में अगर कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे, आपके ऊपर आक्रमण कौन करेगा? या तो पाकिस्तान या तो चीन करेगा। और कोई अमेरिका से यहाँ कोई क्या करने आएगा? आक्रमण करने के लिए आसपास का होना जरूरी है ना। युद्ध कब होगा? जब यही दोनों हमारे साथ कुछ चिक चिक करें। मान लो हमारी टेरिटरी में आ गए तो हमें जवाबी कार्यवाही करनी पड़ेगी। अब कारगिल हमें करना पड़ा था, किसकी गलती थी ये? पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक नहीं किया था। पाकिस्तान के लोग जबरदस्ती एलओसी क्रॉस करके नीचे आ गए, तो अब हम कैसे ना उनको भाई रिएक्शन दें। तो हमने क्या किया? उनके साथ फिर युद्ध किया। इसमें पहल हमने की थी क्योंकि वो हमारी टेरिटरी में घुसे थे। सशस्त्र विद्रोह आज तक भगवान की दया से आपके देश में नहीं हुआ, लेकिन अगर होगा तो बहुत भयानक होगा। शस्त्र से विद्रोह करेंगे तो फिर सरकार कुछ भी बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। इन 3 कारणों से अगर कभी दिक्कत आई तो इसे कहते हैं संकट काल आ गया। और ऐसे में राष्ट्रपति क्या लगा देता है? आपातकाल। आपके देश में आक्रमण की अगर मैं बात करूं तो 1962 में बिना किसी बात के किसने अटैक कर दिया था? चीन। 2 हिस्सों में, कहां कहां? कश्मीर में और नेफा में। इसे हम कहते हैं इंडो साइनो वॉर। आपके राष्ट्रपति ने तुरंत से क्या लगा दिया था? आपातकाल। हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। कब की घटना है ये? अक्टूबर 1962। फिर ये युद्ध
जल्दी बंद हो गया 1 महीने 1 दिन बाद, लेकिन आपका डर खत्म नहीं हुआ और आपको रह रह के लगता था इस चाइना का कोई भरोसा नहीं, युद्ध खत्म करके फिर से अटैक ना कर दे। आपने इसको खींचते 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 1965 आ गया और 65 में दूसरे पड़ोसी ने आपके ऊपर अटैक कर दिया। कौन था ये? तो फिर आपने इसको हटाया ही नहीं और ये चलते 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 1968 आ गया। फिर जाके आपने इसको हटाया जनवरी में। ये आपका पहली इमरजेंसी थी। दूसरी इमरजेंसी आपने लगाई 1971 में, जब पड़ोसी किसने अटैक कर दिया? पाकिस्तान। और इस पाकिस्तान के अटैक का कारण ये कहता है कि इंडिया ने मुझे उकसाया और इंडिया ने मेरी एक टेरिटरी को जानबूझ के लड़ाया झगड़वाना शुरू किया, जिसको आज हम कहते हैं बांग्लादेश। ये पहले क्या था? पूर्वी पाकिस्तान। ये पाकिस्तान का दावा है, वो अपने देश में ये सिखाता है बच्चों को कि इंडिया ने हमारे देश का एक हिस्सा जानबूझ के यहाँ क्राइम करवाना शुरू किया और इसको हमसे अलग करवा दिया। जबकि हमारा ये कहना है कि भाई ये दुखी थे, ऑलरेडी दुखी थे, हमने तो इनके कहने पे मदद की थी। ये हमसे कह रहे थे कि मदद करो, तब हमने मदद की, हमें पाकिस्तान से कोई मतलब नहीं। इस देश के पहले ये कौन सा कहलाता था? पूर्वी पाकिस्तान। 71 में पाकिस्तान ने देखा आप उसकी मदद कर रहे हैं, इसने आपके ऊपर अटैक शुरू कर दिया। इसकी वजह से आपको क्या लगाना पड़ा? आपातकाल। ये बहुत छोटा सा देश है और इसके हथियार और इसकी सेना मुट्ठी भर है हमारे सामने। हम एरिया में बड़े, सेना में बड़े, हथियारों में बड़े। जैसे हमारी चीन के सामने औकात छोटी पड़ती है ना, ऐसी पाकिस्तान की औकात हमारे सामने छोटी पड़ती है। तो हमेशा ऐसा हुआ है, जब भी आप इससे लड़े हैं तो आप ही जीते हैं और जब भी आप इससे लड़े हैं तो हम ही हारे हैं, क्योंकि हमारे पास उतने एडवांस हथियार नहीं है। पाकिस्तान ने इस युद्ध को निपटाने के लिए हमें ये कहा कि भैया हम युद्ध निपटाना चाहते हैं, तो हमने मोस्ट वेलकम किया और शिमला में इनको बुला लिया, जिस कारण क्या हुआ था? शिमला समझौता। और शिमला समझौता के बाद ही कौन सा देश अस्तित्व में आया था? बांग्लादेश। 2 जुलाई 1972 को बांग्लादेश बना। इस टाइम आपातकाल लगा। फिर तीसरा आपातकाल इंदिरा गांधी ने झूठ मूठ में लगवा दिया, ये कह के कि देश की स्थिति खराब है, झूठ बोला गया और नाम क्या दिया गया? क्या फैल गई है? अशांति। कैसी अशांति? आंतरिक, इंटरनल डिस्टर्बेंस। ये मिस यूज था इस वर्ड का, इसीलिए जब मोरारजी देसाई की सरकार आई तो उन्होंने कहा आज के बाद कोई ये वर्ड यूज नहीं करेगा। आंतरिक अशांति। क्या होती है आंतरिक अशांति? ये नया वर्ड आ गया। कौन सा वर्ड? अब सशस्त्र विद्रोह दिखेगा अगर होगा। इंदिरा गांधी ने जो वर्ड यूज किया है तो कहीं दिखा ही नहीं। आंतरिक अशांति पता नहीं किसको कहा गया और इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते, इसीलिए कहा इस वर्ड को हटा के कौन सा नया वर्ड ले आओ। तो राष्ट्रपति 3 कंडीशन में आपातकाल लगाता है। कोई आपके ऊपर आक्रमण कर दे, आप नहीं कुछ कर रहे, दूसरा आप युद्ध कर रहे हैं, और तीसरा देश में क्या हो गया? सशस्त्र विद्रोह। इसको आज तक इस्तेमाल नहीं किया, ये और ये हम एक ही मान लेते हैं। ये हमने कितनी बार लगा लिया? 2 बार। तीसरी बार का मिस यूज किसने किया था पावर का? इंदिरा गांधी। कौन सा वर्ड था ये? आंतरिक अशांति। जल्दी से पढ़ो अब आगे। तो राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकार 3 आर्टिकल हैं ये, इनमें से 352 मैंने समझा दिया। राष्ट्रपति द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति। आपके देश के राज्यपाल, कितने राज्यपाल होंगे देश में? जितने स्टेट हैं। कितने स्टेट हैं? कितने स्टेट हैं तुम्हारे? 28। 2 स्टेट नहीं है लेकिन वहां सीएम तो बनते हैं। कहाँ कहाँ? तो यहाँ गवर्नर नहीं होते, यहाँ एलजी होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर। ये होता है गवर्नर, राज्यपाल। और उपराज्यपाल को क्या कहते हैं? एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। इनको राष्ट्रपति बनाता है। ये टिक कर लो, राष्ट्रपति। राज्यपालों की नियुक्ति। राज्यों की केंद्र पर वित्तीय निर्भरता। अगर किसी स्टेट में प्रॉब्लम आ जाए, जैसे कई सालों पहले केदारनाथ के आसपास, तुम्हें याद है बहुत बुरा हाल हुआ था, कम से कम इस बात को 6-8 साल हो गए होंगे। अचानक से 2013-14 की घटना है, ये याद है ना? उत्तराखंड पूरा ध्वस्त हो गया था, सब कुछ एकदम से पानी, बाढ़ ऐसी, वो सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ नष्ट। उस साल ऐसा था कि भगवानों की भी जो मूर्तियां थी ना, हजारों साल पुरानी, केदारनाथ की, जो आपके गंगा में बीच में नहीं खड़ी कर रखी गंगा के रूप में, इन सब के ऊपर पानी तैर गया था। इतना पानी, बादल फट गए थे पूरे हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में बुरा हाल। उस साल उत्तराखंड ने पूरी मदद किससे मांगी थी? सेंट्रल गवर्नमेंट। जब किसी पे मुसीबत आती है ना, तो फिर उसको कह रखा है कि भाई देश तुम्हारी माँ के समान है, हर स्टेट की माँ के समान। जिस पे दिक्कत आ गई तुरंत किसके पास पहुंच जाओ? देश के पास, कि जी हमें इतना रुपया देना पड़ेगा, हमें नहीं पता, चाहे आपकी सरकार किसी की हो, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। अगर कहीं बाढ़ आ जाती है, नेचुरल कैलामिटी आ जाती है, कहीं कुछ इस तरह की बुरी तरीके से आपदा आती है, तो उन सबकी केयर कौन सी गवर्नमेंट करेगी? सेंट्रल। ये वहाँ के लोगों के लिए खाना पहुँचाए, ज़रूरी सामान पहुँचाए, सड़कें बनाने में मदद करे, उनको दोबारा से उभरने के लिए पैसा ये मदद करेगी। ये एक नियम है, ये टिक कर लो। ये संकटकालीन हो गया। वित्तीय निर्भरता। अगला पॉइंट देखो, राष्ट्रपति के संकटकालीन अधिकारों के अंतर्गत संकटकाल की घोषणा द्वारा स्पष्ट रूप से संघात्मक व्यवस्था को किसमें बदला जा सकता है? एकात्मक। जब आपातकाल होगा तो राज्य मर्जी चलाएंगे या देश की मर्जी चलेगी? देश की। कितनी बार लगा आपातकाल? 3 बार। पहली बार 62 में, फिर 71 में, फिर 75 में। किसने मिसयूज किया था? इंदिरा गांधी ने। 3 बार लग चुका। ठीक है, इस आपातकाल वाले टॉपिक को आप लोग एक बार राष्ट्रपति का टॉपिक निकालो, वहां से भी पूरा करा दूं ताकि ये आज ही क्लियर हो जाए आपको। इसमें देखो टॉपिक में
शायद 90s के आसपास कहीं मिलेगा, 76 के आसपास, जहां राष्ट्रपति होगा। हाँ, राष्ट्रपति वाले टॉपिक है। 96 के बाद देखो कहीं ये आ गया, पेज 101 पर आ जाओ, 101 पेज पर राष्ट्रीय आपात, यही सेम टॉपिक है जो अभी पढ़ाया। ये राष्ट्रपति की पावर्स में फिर आएगा, तब हमें नहीं पढ़ना पड़ेगा। पेज 101 पर नेशनल इमरजेंसी मिल गया। देखो पहला पॉइंट, आर्टिकल 352, इसको अंडरलाइन कर लो, इसमें है ये सारी बातें जो बताई हैं। 352 फिर पढ़ो, ये व्यवस्था की गई कि जब राष्ट्रपति को विश्वास हो जाए कि, अंडरलाइन करो, युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र आंतरिक विद्रोह, ये 3 कारण हैं, युद्ध, आक्रमण या फिर विद्रोह के कारण भारत या उसके किसी एक भाग की सुरक्षा को संकट उत्पन्न हो गया, तो वो संपूर्ण देश में, अंडरलाइन करना, संपूर्ण देश में या उसके किसी भाग में आपातकाल की घोषणा कर सकता है। क्या पूरे देश में ना लगा के एक पार्ट में आपातकाल लग सकता है? मान लो इस तरफ अरुणाचल की तरफ, तो पूरे भारत में ना लगाए, ऐसा कर सकता है। सर बोल रहे हैं कि अगर आप क्लास थोड़ी देर में छोड़ रहे हो तो जो बच्चों को आए हुए हैं जीन से उनको प्राइज देना है, तो आप भी उनमें शामिल हो जाओ। तो कहाँ है सर? तो मुझे ऊपर जाना है। ठीक है, मेरी तो क्लास बस ही खत्म हो गया, मैं आ रही हूँ बस। चलो जल्दी से इसको, अगले पॉइंट को टिक कर लो। संसद की स्वीकृति के बिना ये 2 माह तक लागू रहती है। यहाँ लिख लो, अब 1 माह, पहले 2 महीने थे, अब 1 महीने चलती है। और संसद से स्वीकृत हो जाने पर शासन जब तक उसे लागू रखना चाहता है लागू रख सकता है। तीनों पॉइंट अंडरलाइन करना। अगले, भारत में अनुच्छेद 352 का प्रयोग कितनी बार किया गया? 3 बार। पहला टिक करो, 1962 चीन का आक्रमण, राष्ट्रपति कौन थे? राधा कृष्णन। यहाँ लिखो इंडो साइनो वॉर, और पीएम लिखो नेहरू। इंडो साइनो वॉर, चाइना नहीं लिखते, साइनो लिखते हैं, इंडो साइनो वॉर, पीएम लिखो नेहरू। सेकंड टिक करो, 1971 पाक के आक्रमण के समय राष्ट्रपति वीवी गिरी, पीएम लिखो इंदिरा गांधी। दूसरे में पीएम थी इंदिरा गांधी। और तीसरा टिक करो, 1975 आंतरिक शांति, लिखा अ बना लो, अशांति, आंतरिक अशांति के नाम पर फखरुद्दीन अली अहमद, इसमें भी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी। लिख लो यहाँ पीएम इंदिरा। ठीक है, चलो आज इतना ही पढ़ते हैं। उठा के कैबिनेट को डेप्यूटी बना देगा और कुछ नहीं कर सकता मिनिस्टर। डेप्यूटी खास खुश रखता है पीएम को, सारे काम बढ़िया करता है। पीएम को लगता है भाई ये अच्छा आदमी है, इसको उठा के कैबिनेट में पहुंचा दूं। स्टेट वाले को चाहे तो यहाँ पहुंचा दे, इसको यहाँ पहुंचा दे, या ऐसे किसी भी चीज में फेरबदल, यानी मंत्री परिषद में COM में फेरबदल कौन कर सकता है? इन सबका मुखिया कौन है? इसलिए मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता भी कौन करेगा? प्रधानमंत्री। सारी पावर किसके हाथ में है? क्या ये बात समझ में आ गई? सबसे बड़े मंत्री कौन बनेंगे? कैबिनेट। अगर कहें इकलौता बड़ा तो आप कहोगे पीएम, फिर कहें सेकंड नंबर के तो कैबिनेट, जिनके पास क्या है, और इनके नीचे आते हैं स्टेट। स्टेट में भी कौन से बड़े माने गए? इंडिपेंडेंट, हेल्पर छोटे, सबसे छोटे डेप्यूटी। किस किस की हेल्प करते हैं? स्टेट की और कैबिनेट। कभी डिपार्टमेंट नहीं मिलेगा, किन लोगों को? डिप्टी को। समझ में आ गया? ये है आपके देश का स्ट्रक्चर। कितने से ज्यादा मंत्री नहीं बनाने? किसका 15%? इन सबकी जिम्मेदारी है, जो पीएम ने बोल दिया आंख बंद करके उसको ठीक मान लेना, ये नियम है। आपके मोदी जी ने 2016 में नोटबंदी की थी, तुम्हें याद है? उस टाइम बहुत लोग, कोई हार्ट अटैक से मर गया लाइन में खड़े खड़े, किसी की बेटी की शादी रुक गई, बहुत दिक्कतें आई थी। तो इन लोगों को, जो बीजेपी वाले थे ना, इनको टीवी में बुलाते, चैनल वाले, और इनको बुला के इनके यहाँ डिबेट करवाते। ये कुछ नहीं बोल पाते, ये बोल ही ना पाए कि ये नीति सही है, हमारे मोदी जी ने ठीक किया। बस ये पागलों की तरह बोल रहे थे, ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। इनसे कहते जी कैसे ठीक किया? हमें नहीं पता, ठीक किया, ठीक किया, ठीक किया। सच में ऐसा हुआ था। इनको कुछ भी लॉजिक नहीं पता।
ये इसलिए ऐसा बोलते थे, चाहे इनके मन में हो कि गलत किया, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक की गलती तो सबकी गलती। अगर ये खुलेआम कहा है ना कि हाँ मोदी जी ने गलत किया, बहुत लोग मर गए, दुखी हुए, तो फिर ये सरकार खत्म। ये रूल है, यहाँ एक आदमी की गलती सबकी गलती मानी जाती है। ऐसे कहते हैं तुम सब एक दूसरे के प्रति जिम्मेदार हो। जब एक गलती कर रहा है तो दूसरे कहाँ सो रहे हैं? और तुम लोगों की मीटिंग में ये क्यों नहीं डिस्कस हुआ कि हमें क्या करना है क्या नहीं? इसीलिए इनकी जिम्मेदारी अकेले की नहीं होती, इन सबकी जिम्मेदारी कैसी मानी जाती है? इसे कहते हैं कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। पेपर में आएगा कहां पर कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राज्यसभा में या लोकसभा में? लोकसभा, क्योंकि लोगों ने भेजा है आपको, आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है, जवाब दो ये गलती क्यों की। और कोई भी अपनी पार्टी के विरुद्ध इसलिए कभी कुछ नहीं बोलता, पार्टी छोड़ देगा तब बोल सकता है, उससे पहले नहीं। अगर उससे पहले बोलेगा पार्टी तुरंत चलता कर देगी। ये नियम है, ये वाली चीज इंपॉर्टेंट है। सामूहिक उत्तरदायित्व किसके प्रति दिखाया जाएगा? लोकसभा के प्रति। वही पॉइंट है, देखो अगला। तो वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल में, जो कि लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी। तो एक की गलती यहाँ सबकी गलती है, सिर्फ लोकसभा में। अगला पॉइंट छोड़ दो, सेकंड लाइन में पीछे आना। अच्छा ये बताओ, क्या कोई बाहर का आदमी मंत्री बन सकता है 81 में? देखो बोर्ड पर कितने मंत्री बनाने थे, कितने परसेंट मंत्री बनाने थे? 15%। अब मान लो कोई पीएम का खास आदमी है, बहुत खास, और वो इलेक्शन में नहीं खड़ा हुआ, लेकिन वो पीएम से कहता है सर आप तो भाई मैं काम करता हूँ पार्टी के लिए और मुझे मंत्री बना दो। तो क्या किसी बिना इलेक्शन में जीते हुए व्यक्ति को, बाहरी आदमी को, पीएम मंत्री का पद दे सकता है या नहीं? दे सकता है, लेकिन नियम है उस आदमी को अगले आने वाले 6 महीने के अंदर या तो लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य बनना पड़ेगा।